Hey guys, how are you? I think you are good. Welcome to my channel Study with Deepa Saini. I am Deepa और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। बट इससे पहले अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली मेरी वीडियो अगर देख लोगे तो उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि भूकंप और ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी और आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसे ज़रूर देख लेना, उसके बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ज्वालामुखी आपको सबको पता है कैसे होते हैं ज्वालामुखी और फटते हैं। हमारी अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। सिंपल सी बात है, कुछ हमारी मोटा मोटा आपको मैं बता देती हूँ। हमारी पृथ्वी पर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, लंबी चौड़ी होती है, काफ़ी किलोमीटर लंबी चौड़ी प्लेटें होती हैं। और ये प्लेटें आपस में जब एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है, तो भारी घनत्व वाली प्लेट है वो नीचे चली जाती है और हल्के घनत्व वाली ऊपर आ जाती है। इससे क्या होगा, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर नीचे से जा रही होती है तो इनके कोने हल्के फुल्के टच हो जाते हैं और यही कोने आपके गर्मी में जाकर या उष्मा की वजह से मैग्मा में बदल जाते हैं और यही मैग्मा फिर अर्थ के ऊपर आकर ज्वालामुखी के रूप में फटता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो पूरी की पूरी महासागर से बनी हुई प्लेट है, वो प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो प्रशांत प्लेट जो कि भारी घनत्व वाली प्लेट है और दूसरी है आपकी अमेरिकी प्लेट जो कि आपकी हल्के घनत्व वाली प्लेट है। ठीक है, ये दोनों ही प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और इसकी वजह से जो प्रशांत प्लेट है वो अमेरिकी प्लेट के नीचे चले जाती हैं और अमेरिकी प्लेट ऊपर आ जाती हैं। और जब इनके कोने हल्के फुल्के टच करते हैं तब क्या होता है, जो आपके ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वतमाला है और दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, दोनों का निर्माण इसी क्रिया की वजह से हुआ है। या तो ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे, या पर्वत बनेंगे, या आपकी खाइयाँ बनती हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला और दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, दोनों ही पर्वतमाला इन दोनों प्लेटों की वजह से बनी है, इन दोनों के टकराव होने की वजह से बनी है। अब ज्वालामुखी पर आते हैं। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है, आपने ये तो समझ लिया कि हाँ भाई दो प्लेटें टकराती हैं आपस में तो ज्वालामुखी फटता है। मैग्मा है, चट्टानें हैं, वो मेल्ट हो जाती है और मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकलता है। जब भी ज्वालामुखी फटेगा उसमें से आपका 80 से 90% तो क्या होती है, भाप होती है, यानी वाष्प होते हैं, यानी जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है 80 से 90% आपका वाष्प होता है। उसके साथ साथ कुछ गैसें भी होती हैं, जैसे आपकी हाइड्रोजन जो पृथ्वी के धरातल को तोड़ने का काम करती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी तो ऐसा तो है नहीं कोई छेद बना हुआ उसमें से मैग्मा निकल जाएगा, नहीं। सबसे पहले धरातल को तोड़ के, तो धरातल को तोड़ने का काम कौन सी गैस करती है, हाइड्रोजन। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो हाइड्रोजन भी निकलती है। दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड, एक और गैस निकलती है अर्थ के अंदर से, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी निकलती है अर्थ के अंदर से और उसके अलावा नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में निकलती है। तो ये गैसें हैं। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो हाइड्रोजन निकलती है जो धरातल को तोड़ने का काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो धरातल को तोड़ने का काम कौन सी गैस करती है, तो हाइड्रोजन करती है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और नाइट्रोजन भी निकलती है। तो जब भी ज्वालामुखी फटता है तो ये कुछ गैसें और वाष्प निकलते हैं। उसके अलावा और क्या क्या निकलता है, तो भाई सिंपल सा आपको सबको पता है, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, आपका लावा। ये आपका जब तक अर्थ के अंदर, जब तक ये मान लो हमारी पृथ्वी का सरफेस है, सतह है, पृथ्वी के सरफेस, जब तक अर्थ के अंदर वो लावा रहेगा तब उसे कहते हैं हम मैग्मा। अर्थ के बाहर आते ही उसे किस नाम से जाना जाता है, लावा। ठीक है, अर्थ के अंदर उस मेल्ट पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं और अर्थ के बाहर आते ही उसे लावा के नाम से जाना जाता है, जब पृथ्वी के सरफेस की हम बात कर रहे हैं।
तो आपका 80 से 90% वाष्प, भाप, मैग्मा, लावा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती हैं। आपका लावा है, अगर लावा में सिलिका की मात्रा, ठीक है भाई, अगर लावा में हम बात करें, लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वो गाढ़ा होगा। ठीक है, लावा में, ये लावा है, लावा में जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो इस प्रकार का लावा कैसा होगा? आपका गाढ़ा होगा। गाढ़ा लावा धीरे धीरे फिर बहेगा। ठीक है, मूवमेंट उतनी धीरे धीरे होगी ना, जितना गाढ़ी चीज़ होती है वो धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे बहेगा और धीरे बहता है और ठंडा जल्दी होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर जब लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो लावा क्या होगा? आपका पतला होगा और तेज़ी से बहेगा, और जब वो तेज़ी से बहेगा तो जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा। तो लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा गाढ़ा होता है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा पतला होता है। अब हम करेंगे टाइप ऑफ वोल्केनो, कि ज्वालामुखी के प्रकार। ये तो हमने समझ लिया कि कैसे आते हैं ज्वालामुखी और उसमें क्या क्या फटता है, क्या क्या आता है, कौन कौन सी गैसें आती हैं। अब हम करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करें, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय, जिसे एक्टिव वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसे डोरमोंट के नाम से भी जानते हैं, डोरमोंट वोल्केनो। तीसरा होता है हमारा मृत ज्वालामुखी, यानी मरा हुआ, इसे एक्सटिंक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे तीनों के तीनों आपके ज्वालामुखी के टाइप यानी प्रकार, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब इनकी डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दें। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कैसे होते हैं? आपके ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, यानी जिनमें से विस्फोट होता ही रहता है। ऐसा नहीं होता, हम ये बात नहीं करें कि रोज़ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जिनमें से विस्फोट होने की पूरी संभावना रहता है कि भाई ये तो फटता ही रहता है कभी ना कभी। ठीक है, इनमें से हमेशा गैसें या ज्वालामुखी पदार्थ जैसे लावा वगैरह, वाष्प वगैरह हमेशा निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इटली में। इटली में जो एटना ज्वालामुखी है, एक तो इसका वो एग्जाम्पल है, दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका स्ट्रोम्बोली, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी में हर 15 मिनट बाद इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। कहाँ पर है ये स्ट्रोम्बोली? ये भी आपका इटली में ही है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हर 15 मिनट बाद इसमें विस्फोट होता है, और ये भूमध्य सागर में जब इसमें विस्फोट होता है ना, तो भूमध्य सागर में एक लाइट का खंभा जैसा दिखता है इसका विस्फोट। इसीलिए इस स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। याद रखना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इटली भूमध्य सागर के काफ़ी नज़दीक है, और भूमध्य सागर में जब ये इसमें ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें एक लाइट का खंभा टाइप दिखाई देता है, तो इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है आपका कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इक्वेडोर में है, इक्वेडोर कंट्री में है। ये देश का नाम है इक्वेडोर, और कोटोपैक्सी पर्वत का नाम है ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का नाम है। 5879 मीटर की ऊंचाई है इस पर्वत की। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये थे आपका सक्रिय ज्वालामुखी। आपको ये एग्जाम्पल याद रखने होंगे। इटली का एटना ज्वालामुखी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एटना ज्वालामुखी किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो सक्रिय या प्रक्षुब्ध या मृत। तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, उसके अलावा आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड टाइप पर, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है
इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? देखो इसमें तो हमेशा क्या गैसें बाहर निकलती रहती हैं, एक्टिव रहता है ये। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में एक बार एक्टिव होने के बाद, ठीक है, आज तक बंद है, उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ आज तक, बट इन फ्यूचर में उसमें विस्फोट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ था कभी, पर आज तक बंद है, बट वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में कभी भी इसमें से विस्फोट हो सकता है। तो जब भविष्य में ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार उद्गार के बाद बंद पड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में इनके विस्फोट होने की पूरी संभावना होती है, तो इन्हें कहते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो जापान का है, जापान में फ्यूजी जामा या कई बुकों में यामा भी लिखा होगा, फ्यूजी यामा या जामा, जापान में है ये। तो जापान का फ्यूजी जामा ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके अलावा आपका इटली में विसुवियस, देखो इटली का स्ट्रोम्बोली था और इटली का एटना था, वो तो दोनों के दोनों आपके सक्रिय थे। इटली का जो विसुवियस है ये आपका डोरमेंट में आता है, याद रखना, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी डोरमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया का कराकाटाओ, इंडोनेशिया एक द्वीप है, तो इंडोनेशिया का कराकाटाओ जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, वो भी आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का ही टाइप है, यानी इसमें इन फ्यूचर कभी भी विस्फोट हो सकता है। ये कराकाटाओ जो ज्वालामुखी है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, बट इसमें क्या हुआ 1883 में इसमें पुण्य विस्फोट हो गया, और इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि 27 किलोमीटर तक तो इसकी राख उड़कर गई थी। ठीक है, तो लगा सकते हो कितना भयंकर विस्फोट हुआ था। तो कराकाटाओ पहले मृत ज्वालामुखी में आता था, बट आज ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में आता है, तो याद रखना ये। और भारत का भी जो नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, इंडिया का नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, ये भी आपका आता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में। तो ये था आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जिसमें भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मृत ज्वालामुखी। मृत यानी जो मर गए हैं, जो बंद हो गए हैं और इन फ्यूचर उनमें कोई विस्फोट नहीं होने की संभावना नहीं है। तो मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी इनमें कोई भी उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं मृत ज्वालामुखी। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो म्यांमार जो कंट्री है, म्यांमार का है माउंट पोपा। म्यांमार का जो माउंट पोपा ज्वालामुखी है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके अलावा बात करें किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका में किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो, ये भी आपका मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके अलावा ईरान का कोहे सुल्तान, ईरान देश का कोहे सुल्तान, ये भी आपका मृत ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। तो म्यांमार का माउंट पोपा, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जितने याद कर लो उतने ही कम है। ठीक है, म्यांमार का मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रही हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको कर लेना। म्यांमार का माउंट पोपा, आपका अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोहे सुल्तान। तो ये थे आपके टाइप ऑफ वोल्केनो। तो आप सक्रिय, प्रक्षुब्ध और मृत, तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार में अगला टॉपिक छोटा सा हमारा इसमें रहेगा। एक ज्वालामुखी का आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कि ज्वालामुखी में होता क्या क्या है, कैसे क्या सिस्टम रहता है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी के टाइप के बाद कि ज्वालामुखी इसकी संरचना कैसी होती है, होता क्या है। तो देखो कुछ ज्वालामुखी इस तरह का होता है। ये जो मैं बना रही हूँ ये है ज्वालामुखी की नली, जिस नली से जो मैग्मा है अर्थ के ऊपर आकर फैलता है। ये क्या है आपकी ज्वालामुखी नली, जिससे मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आकर लावा के रूप में फैल जाता है। ये साइडों में जो सपोर्ट देती हैं ज्वालामुखी को, जो दीवारें होती हैं, इन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी की गिरवा, यानी ज्वालामुखी की गर्दन। ठीक है, उसके अलावा ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये ज्वालामुखी छेद होता है जिसको हाइड्रोजन गैस तोड़ती है। जब धरातल को तोड़ती है हाइड्रोजन गैस, तब ये आपका गड्ढा बनता है। इस गड्ढे को क्या कहते हैं, क्रेटर।
क्रेटर कहते हैं। और जब इस गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। और जब इस गड्ढे का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो उसे कहते हैं काल्डेरा। याद रखना ये सारे। अगर एग्जाम में पूछे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है, क्रेटर, बट पूछे जब वो गड्ढा बड़ा रूप धारण कर लेता है तो उसे कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। अब देखो, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा यहाँ से ऊपर आता है और आकर लावा के रूप में पृथ्वी पर फैल जाता है। और ये जब गड्ढा जो बनाती है वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब ये गड्ढा बनाती है, इसी गड्ढे से तो लावा बाहर निकलता है, तो ये गड्ढा जब बाद में लावा निकल के सूख जाता है तो एक गड्ढा बन जाता है गोलाकार करते हुए, इसे क्रेटर कहते हैं। बारिश के दिनों में इसमें पानी भी भर जाता है तो इसे क्रेटर झील कहेंगे फिर। ठीक है, अगर क्रेटर झील की बात करें तो संसार की सबसे बड़ी क्रेटर झील है आपकी उत्तरी सुमात्रा में। उत्तरी सुमात्रा में ये एक द्वीप है, उत्तरी सुमात्रा में संसार की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। झील का नाम क्या है भाई? तोबा झील। क्या है? तोबा झील। अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य की है लोनार झील। महाराष्ट्र राज्य की लोनार झील। पर कई बुक्स में आप देख रहे होंगे कि लोनार को उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील भी कहा गया है, बट कई बुक्स में लोनार उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। बट अगर एग्जाम्पल की देखें तो जो लोनार झील है वो आपकी एक क्रेटर द्वारा झील बनी है। क्रेटर किससे बनता है? ज्वालामुखी द्वारा। तो क्रेटर झील के नाम से भी जानी जाती है लोनार झील, जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ज्वालामुखी फट गया, क्रेटर बन गया, काल्डेरा बन गया। अब जब ज्वालामुखी फटते हैं तो छोटे छोटे कंकर और पत्थर भी आते हैं। तो भाई धरातल टूटेगा तो आपके कंकर और पत्थर भी आएंगे। तो जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनका साइज आपका 200 टन से भी बड़े पत्थर, ऐसे पत्थरों की मैं बात कर रही हूँ जो 200 टन से भी भारी होते हैं, तो जब ऐसे पत्थर ज्वालामुखी फटता है तो बाहर निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बम। याद रखना, जो बड़े पत्थर होते हैं 200 टन से भी भारी भारी पत्थर, तो उन्हें ज्वालामुखी बम के नाम से वे जाने जाते हैं। अब जब मटर के आकार के, जो मटर होती है छोटी छोटी मटर के आकार के, जो मटर के आकार के पत्थर निकलते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्कोरिया। मटर के आकार के पत्थरों को किस नाम से जाना जाता है? स्कोरिया। याद रखना, जो मटर के आकार के पत्थर निकलते हैं उन्हें कहते हैं स्कोरिया। ठीक है, अब एक नुकीले पत्थर भी निकलते हैं भाई, एक नुकीले पत्थर भी निकलते हैं। उन नुकीले पत्थरों को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेशिया। उन नुकीले पत्थरों को ब्रेशिया के नाम से जाना जाता है। नुकीले पत्थरों को ब्रेशिया के नाम से जाना जाता है। जब ज्वालामुखी फटते तो नुकीले पत्थर निकलेंगे तो उनको ब्रेशिया कहते हैं। मटर के आकार के जो पत्थर निकलते हैं उन्हें स्कोरिया कहते हैं। 200 टन से भी भारी यानी बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उन्हें ज्वालामुखी बम के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े निकलते हैं, छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हें लैपली के नाम से जाना जाता है। उन्हें लैपली के नाम से जाना जाता है। तो छोटे छोटे ज्वालामुखी के पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं पत्थर के, उन्हें लैपली के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ पत्थरों के नाम थे जो एग्जाम में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कहीं से नहीं मिलते, तो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। अब थोड़ा लावा के बारे में पढ़ते हैं। अगर जो लावा है, मैंने आपको बताया, अगर उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वो धीरे धीरे चलेगा, सिलिका की मात्रा कम होगी वो तेजी से बहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें लावा की एवरेज स्पीड यानी औसत गति की, तो लावा की औसत गति है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो लावा की औसत गति की बात करें तो 15 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, औसत टेम्परेचर की बात करें लावा के, तो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस लावे का औसत तापमान है। ठीक है, तो ये था आपका ज्वालामुखी, पूरा डिटेल में हमने कर लिया है ज्वालामुखी के बारे में। समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं और कैसे क्या क्रिया होती है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो भी सुन लो। लावा में या ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? ठीक है, ज्वालामुखी है जो सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में एक होती है परिप्रशांत पेटी। ठीक है, परिप्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर में परिप्रशांत पेटी, विश्व के 60% से अधिक ज्वालामुखी यहीं पर फटते हैं, भूकंप भी यहीं आते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस पेटी को फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं,
फायर, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जानी जाती है ये पेटी। पैसिफिक यानी प्रशांत, फायर यानी अग्निवलय, हिंदी में क्या कहते हैं, अग्निवलय। अग्निवलय किसका, प्रशांत का अग्निवलय के नाम से भी जानी जाती है। प्रशांत का अग्निवलय परिप्रशांत पेटी। विश्व के 60% से अधिक जो भूकंप है वो इसी पेटी में पाए जाते हैं, परिप्रशांत पेटी में। ये पेटी अगर हम बात करें, इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहते हैं। और ये आपकी, अगर मैं ड्रॉ की बात करूं तो आपका कुछ ऐसा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से यहाँ पर आपका ऐसे दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ से आपका बात करें हम इधर से तो ये आपका एशिया है, और यहाँ पे जापान वगैरह आ गए, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। तो ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं परिप्रशांत पेटी, और इधर से ये वाली जो बेल्ट है इसे भी कहते हैं परिप्रशांत पेटी। इसमें आपका उत्तरी अमेरिका आ जाता है, यहाँ पे रॉकी पर्वतमाला है, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पे आपका एशिया आ जाता है, जापान आ जाता है। जापान में आपको सबको पता है भूकंप ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा फटते हैं, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ठीक है। तो ये वाली पेटी और ये वाली पेटी, इन्हीं पेटी को कहते हैं परिप्रशांत पेटी। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इन्हीं पेटी को प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला या अग्निवलय के नाम से भी जानते हैं, या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक के नाम से भी ये जानी जाती है। विश्व के 60% से अधिक आपके ज्वालामुखी इन्हीं पेटियों में फटते हैं। और क्यों फटते हैं, क्योंकि जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वो उत्तरी अमेरिकी, ये वाली जो प्लेट है वो उत्तरी अमेरिकी प्लेट की तरफ आ रही है, और ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं। और जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया विनाश होगा जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाली वीडियो देखना आप, ये चीज़ें वहाँ से क्लियरली समझ जाओगे। जब भी दो प्लेटें टकराएंगी तो विनाश होता है, तो आपके ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं जब प्लेटें टकराती हैं। और कई बार पर्वत भी बनते हैं, जैसे रॉकी पर्वतमाला ऐसे ही बना है। और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत, वो भी आपका ऐसे ही बना है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो ये था आपका प्रशांत महासागर परिप्रशांत पेटी। विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप इसी पेटी में फटते हैं। तो आई थिंक आपको ज्वालामुखी वाला चैप्टर पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। पूरा डीपली हम कर चुके हैं, क्या होता है जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या क्या निकलता है। टाइप ऑफ ज्वालामुखी हम कंप्लीट कर लिए, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे वो भी हमने कर लिए हैं। उसके बाद ज्वालामुखी जब फटता है, बड़े पत्थर छोटे पत्थर सबके नाम वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने परिप्रशांत पेटी के बारे में भी अपना डिटेल में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कमेंट कीजिए मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, लाइक कर दो मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि न्यू वीडियो मैं भी तो बनाती रहूँ। मेरा बनाने का मन तभी तो करेगा तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी वीडियो को, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो मन करेगा। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप ज्वालामुखी करिए।